कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमांक में अवनमन। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने क्वथनांक में उन्नयन के बारे में समझा था, क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन। लेक्चर 5 में आपने देखा था, समझा था। आज के क्लास भी बिल्कुल उसी के जैसा है, सेम फार्मूला रहेगा, सेम टाइप के वो भी रहेंगे, जैसा थ्योरी था उसका ये भी रहेगा और यहाँ से यही फार्मूले को लेकर के हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टॉपिक का नाम क्या है? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। ये हिमांक में अवनमन क्या है? जैसे हम वहां पर क्या करते थे कि सॉल्यूशन में अवाष्पशील विलेय मिलाते थे, विलयन में हम क्या करते थे? अवाष्पशील विलेय मिलाते थे, तो वहां क्या होता था? क्वथनांक में बढ़ोतरी हो जाती थी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता था। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है कि हम सॉल्यूशन में जब हम अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि जो हिमांक में आ जाता है उसकी कमी आ जाती है। और ये भी एक टाइप का क्या है? अणु संख्या गुणधर्म है। अणु संख्या गुणधर्म के बारे में आप जानते होंगे, यह वे गुण होते हैं जो क्या करते हैं? कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि कणों की प्रकृति के ऊपर। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हिमांक में अवनमन। अब ये हिमांक में अवनमन आपको क्या है कि हिमांक में अवनमन, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम ग्राफ से समझते हैं। किससे? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। ठीक ठीक। तो ये रहा हमारा वाष्प दाब और तापमान के बीच का ग्राफ। एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है? टेम्परेचर है। वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है? वाष्प दाब है। वाष्प दाब किसका? द्रव का होता है, आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हिमांक हम किसे कहते हैं, है ना? हिमांक क्या है? तो हिमांक क्या है? यदि हम सामान्य शब्दों में कहें तो हिमांक वह ताप होता है जहां पर द्रव ठोस में बदलना शुरू हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। तो यदि हम प्योर सॉल्वेंट लें, यानी कि शुद्ध विलायक लें, तो उसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है। ये किसका है? शुद्ध विलायक का। अब शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है आप देख रहे हैं टेम्परेचर के साथ क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। हमने बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? लिक्विड बॉईल होगा। शुद्ध विलायक क्या होगा? बॉईल होगा। बॉईल होगा यानी कि क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाष्प बनेगा, ज्यादा से ज्यादा वाष्प बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा वाष्प दाब भी होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वाष्प दाब क्या होता है? बढ़ता है, चाहे वो विलयन हो चाहे वो विलायक हो। अब इसी विलायक में हम क्या कर देते हैं? अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? विलयन के अंदर हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अब अवाष्पशील विलेय मिला देने पर यह क्या हो जाता है? हमारा विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। और विलयन का जो वाष्प दाब है ये क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। बोलो, बताया था ना, वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? हमने जो विलायक था, जो हमारा क्या हो रहा था? पूरा प्योर सॉल्वेंट था, यानी कि जो शुद्ध विलायक था उसके अंदर कुछ कुछ करके हमने क्या कर दिया? शुद्ध अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अब ये अवाष्पशील को हम टेम्परेचर तो दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसे क्या हो गए हैं? ऐसे बैठ गए हैं जैसे वो उठना ही नहीं चाह रहे, कुछ करके बैठ गए करके बताया था हमने, है ना? ये क्या होते हैं? टेम्परेचर गर्म करोगे फिर भी उठना नहीं चाह रहे, उठना नहीं चाह रहे तो वाष्प बनेगा नहीं, वाष्प बनेगा नहीं तो वाष्प दाब होगा नहीं, तो वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है ना? किसकी वजह से? अवाष्पशील विलेय की वजह से। तो विलयन का जो वाष्प दाब है ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? हमेशा कम होता है। तो इसको ग्राफ को हम कुछ इस प्रकार से खींच लेते हैं। ये किसका है? विलयन का। और ये विलयन किससे संबंधित है? तो ये विलयन संबंधित है किससे? अवाष्पशील विलेय से। किससे? अवाष्पशील विलेय से, है ना? तो आप देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट में जो विलयन है उसका जो वाष्प दाब है ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। चाहो तो आप देख लो यहाँ पर, जैसे कि हम ग्राफ खींचे यहाँ पर, यदि इस तापमान पर पूछें तो इस तापमान पर टुम डुम 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 तो इस तापमान पर शुद्ध विलयन का जो वाष्प दाब है वो यहाँ था, और इसी तापमान पर हम यहाँ करें शुद्ध विलायक का वाष्प दाब देखें तो डुम 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 डुम। तो यहाँ पर जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ये क्या हो रहा है? विलयन से वाष्प दाब से हमेशा अधिक है। चाहो तो आप यहाँ चेक कर लो, यहाँ देख लो, डुम 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 डुम। ठीक, तो ये देख लिए, यहाँ पर भी आप देखो, ये विलयन का हुआ, ये किसका हुआ? विलयन का हुआ। तो विलायक का क्या होगा? विलायक का ये होगा कुछ इस प्रकार से, तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी हमारा जो विलायक है
उसका जो वाष्प दाब है ये क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। इसका जो वाष्प दाब है अधिक है, किसकी तुलना में, विलयन की तुलना में। तो ये बातें बताने की थी, इसलिए हमने यहाँ पर आपको बताया। बातें क्लियर हो रही होगी, आशा करता हूँ सभी बातें समझ आई। यहाँ पर हमने बताया कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्यों अधिक होता है और विलयन का क्यों कम होता है। अब जब हमने कहा कि शुद्ध विलायक को जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर ठंडा करते जाएंगे, तापमान में गिरावटें लाते जाएंगे, तो तापमान में जब गिरावट आएगी तो जो हमारा विलायक है जो है कैसा है, द्रव है ना, ये क्या होगा, बर्फ में बदलना चाहेगा, यानी कि ठोस अवस्था में आना चाहेगा। तो जिस बिंदु पर यह ठोस अवस्था में आ जाएगा तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है और ठोस विलायक का जो वाष्प दाब है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हिमांक की एक नई परिभाषा निकल करके आती है। तो हिमांक होता क्या है, तो यह वह ताप होता है, यह वह ताप होता है जहां पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब तथा ठोस अवस्था का जो वाष्प दाब है ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ठोस का भी वाष्प बनता है, ये कैसे पता चला हमको, ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उस तापमान को या उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो अभी आपने कहा कि सर ठोस अवस्था का वाष्प दाब कैसे होता होगा, ठोस अवस्था का वाष्प बनता कैसे होगा। तो ठोस अवस्था डायरेक्ट वाष्प भी बनता है, इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको यदि आप गर्म करोगे तो द्रव में नहीं बदलता है, वो सीधा गैस में बदल जाता है, देखा होगा आपने, है ना। तो ठोस अवस्था का वाष्प दाब और द्रव अवस्था का जो वाष्प दाब है ये जब आपस में बराबर हो जाए तो उस तापमान को हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो यानी कि ठोस का भी क्या बनेगा हमारे पास, वाष्प बनेगा। तो चलो खींचते हैं उसका भी ग्राफ। तो ठोस अवस्था के लिए ये हमने खींचा, ठीक है, ये ठोस हुआ विलायक का है ना, ठोस विलायक का ही है यह भी, और ये कैसा है, शुद्ध विलायक का ही है, ठोस हुए विलायक का वाष्प दाब है ना। देखो एकदम खड़ी लाइन है, थोड़ा सा तापमान बढ़ाया वाष्प दाब तेजी से बढ़ रहा है, थोड़ा सा तापमान बढ़ाने पर ही क्या हो रहा है, इसका वाष्प दाब तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सब्लिमेशन का प्रक्रिया होता है, ऊर्ध्वपातन का क्रिया होता है। तो जहां पर दोनों पॉइंट आपस में मिले होंगे, यानी कि इस पॉइंट पर जहां पर दोनों शुद्ध विलायक और ठोस विलायक जो तापमान यहाँ पर मिला होगा, जिस तापमान पर मिले होंगे उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। किसके लिए, शुद्ध विलायक के लिए। तो शुद्ध विलायक के लिए हम क्या नाम देते थे, तो T0F नाम देते थे। क्या नाम देते थे, T0F। शुद्ध विलायक का ये क्या है, हिमांक है, शुद्ध विलायक का ये क्या है, हिमांक है। ऐसे विलयन भी क्या होगा, जैसे जैसे तापमान कम करोगे तो ये भी क्या होगा, इसका भी तापमान गिरेगा, तो क्या होगा, ये भी ठोस अवस्था में बदलेगा, और जिस तापमान पर ठोस अवस्था से ये मिल जाएगा तो उस तापमान को हम क्या कहेंगे, विलयन का हिमांक कहेंगे। क्या कहेंगे, विलयन का हिमांक, और इसका हम नाम दे देंगे TF क्या है करके कहा जाएगा तो क्या कहेंगे, TF है विलयन का हिमांक, T0F है शुद्ध विलायक का हिमांक, और इन दोनों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, डेल TF। और ये डेल TF क्या है, तो डेल TF है हिमांक में अवनमन, डेल TF क्या है, हिमांक में अवनमन, ठीक है, बातें समझ आई, हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन किसके बराबर होगा, तो डेल TF जो है ये किसके इक्वल होगा, तो T0F माइनस TF के इक्वल होगा, T0F माइनस TF के इक्वल होगा। बातें समझ आई। हिमांक की परिभाषा देखिए क्या कहा हमने, यह वह ताप होता है जहां पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब और ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए द्रव अवस्था का वाष्प दाब, ठोस अवस्था का वाष्प दाब इस बिंदु पर क्या थे, बराबर थे। तो इस बिंदु के संगत जो ताप होगा उसको हमने क्या कहा, शुद्ध विलायक का हिमांक। और विलयन भी ऐसे पीछे गए होंगे, तो पीछे गए तो जहां पर ठोस हुआ और यहाँ पर इसका जो ठोस अवस्था है उन दोनों का जो मिलन हुआ उसके संगत जो ताप होगा उसको हम क्या कहेंगे, विलयन का हिमांक कहेंगे। क्या कहेंगे, विलयन का हिमांक कहेंगे। और इस प्रकार हमारे हिमांक में अवनमन का परिभाषा भी निकल करके आ गया। तो डेल TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T0F माइनस TF। अब जो हमने कहा था कि ये क्या है, एक अणु संख्या गुणधर्म है, क्या है ये, एक अणु संख्या गुणधर्म है।
तो अणु संख्या गुणधर्म के बारे में हमने आपको बताया था, ये किस पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या के ऊपर। तो डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और ये एम क्या है, तो एम है हमारा मोललता। अब मोललता क्या होता है इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। तो ये क्या होता है, ऊपर में होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारे पास विलायक का भार, और इसमें किसमें होता है, ये विलायक का भार हमारा किलोग्राम में होता है, इसमें होता है किलोग्राम में होता है बच्चों। ठीक है, ये है मोललता का फॉर्मूला। अब हमने यहाँ पर कहा कि मोललता के समानुपाती है, यानी कि जैसे कि मैं कहूँ 1 मोल यूरिया लिया और 1 मोल सुक्रोज दिया, है ना, तो दोनों की संख्या तो सेम है, तो दोनों का जो वाष्प पदार्थ में कमी आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का जो वाष्प पदार्थ में कमी आएगा वो क्या रहेगा, सॉरी वाष्प पदार्थ कहते हैं, हिमांक में जो अवनमन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब जैसे कि मैं संख्या बढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि 2 मोल यूरिया लेता हूँ और 1 मोल क्या ले लेता हूँ, मैं शर्करा ले लेता हूँ जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, तो क्या होगा, तो 2 मोल यूरिया का जो वाष्प पदार्थ में यानी कि हिमांक में कमी आएगी वो क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि 1 मोल वाले का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 2 वालों में क्या होगा, मोलों की संख्या बढ़ चुकी है, मोलों की संख्या क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है, ना कि उसके कणों की प्रकृति पर कि वो कैसा है। तो इस समानुपाती नियतांक को यदि हम हटाएं तो डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम। और ये के एफ क्या है करके कहा जाएगा तो हम क्या कहेंगे, तो के एफ है हमारा मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, यानी कि ये क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। हर एक शब्द मतलब जो है अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो कई बार इसका मान हमको पूछा जाता है कि इसको आप परिभाषित कैसे करोगे, तो हम यदि कहते हैं कि m का मान 1 हो जाए, m का मान 1 होने का मतलब क्या, कि 1 मोल जो विलेय है वो 1 kg विलायक में क्या हो, घुला हुआ हो। क्या कहा, 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में घुला हो, 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में घुला हो, तो इसका मान 1/1 यानी कि 1। तो जो डेल टी एफ का मान है यानी कि हिमांक में अवनमन है वो मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर हो जाता है। फिर से कहो, क्या कहते हैं कि 1 मोल विलेय को जब 1 किलोग्राम विलायक में मिलाया जाएगा तो जो मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक है ये क्या होगा, हिमांक में अवनमन के बराबर हो जाएगा, हिमांक में अवनमन के बराबर हो जाएगा। तो नोट करो इतनी बातों को, फिर हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। मिटा संबंधित क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम प्लस बोर्ड में एग्जाम में भी हमको क्या किया जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमको, 1 किलोग्राम जल में इथेनॉल की कितनी मात्रा मिलाई जाए, कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह विलयन, अच्छा यहाँ पर हमको जो इथेनॉल है इसको क्या मानना पड़ेगा, अवाष्पशील मानना पड़ेगा। ये अवाष्पशील नहीं होता है, परंतु हमको क्वेश्चन में इसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह -2 डिग्री सेल्सियस पर जम जाए, यानी कि इसका जो अवस्था ये क्या हो जाए, ठोस हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए जो हमको मान दिया गया है, तो के एफ का जो मान दिया गया है, के एफ का जो मान दिया गया है ये कितना दिया गया है अपने को, तो 1.86 केल्विन पर किलोग्राम मोल इसके इक्वल दिया गया है। ठीक है, और कुछ यदि जानना हो तो फिर बस इतने से काम चल जाएगा अपने को। चलो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी दिया गया है, यानी कि जल का हिमांक ये कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है अपने को 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। ये सब चीजें हमको दी गई हैं। चलो सॉल्व करते हैं फिर। तो सॉल्व करने के लिए इसके पास हमको क्या चाहिए, हमको कह रहा है कि डेल टी एफ का मान दिया गया है। अब डेल टी एफ का मान अपने को क्या दिया गया है, -2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है, डेल टी एफ बराबर T0F माइनस TF। ठीक है, T0F का मान कितना दिया गया, इसका मान तो हमको दे दिया गया है -2। अब देखो अंतर जो होता है ये केल्विन में लिखिए चाहे सेल्सियस में लिखिए, दोनों का मान एक ही होता है।
तो इसका मान अपने को कितना दिया गया है 273। TF का मान अपने को पूछा जा रहा है, तो TF का मान अपने को जानना है, तो TF का मान क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, TF बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये उसको उधर भेज दीजिए। तो 273 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 271 केल्विन। ये उसका टेम्परेचर है TF का। लेकिन हमको क्या पूछा जा रहा है कि C2H5OH की मान पूछा जा रहा है। तो C2H5OH का मान कैसे निकालेंगे, तो डेल TF बराबर क्या होता है KF इंटू एम होता है। ठीक है, यानी कि हमको मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी, किसकी, C2H5OH की। तो C2H5OH की मोलों की संख्या निकालने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। तो सबसे पहले दिया गया द्रव्यमान, कोई द्रव्यमान दिया गया है क्या, नहीं, तो हम मान लेते हैं x, और इसका जो आणविक भार है ये कितना होगा, तो C2H5 का आणविक भार होता है कितना, तो निकाल लीजिए। तो C2H5 मतलब 2 कार्बन का 12, हाइड्रोजन का हो गया 1 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1, तो ये हो गया 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, 24 5 29 31 16 46, मतलब कितना हो गया ये 46, कितना हो गया 46। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। अब KF का मान दिया गया है कितना 1.86, कितना दिया गया है 1.86 है। ठीक है, और इसका मान तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना आएगा -2 ही आएगा। ठीक है, -2 ही आएगा, चाहो तो यहाँ से भी देख लो। 1.86 हमको किसका मान दिया गया है, KF का मान दिया गया है। M का मान कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स किसका, इसका, किसका, इथेनॉल का, डिवाइडेड बाय वाटर का जल का कितना दिया गया अपने को द्रव्यमान, तो यहाँ पर दिया गया है 1 किलोग्राम ना, तो 1 किलोग्राम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये -2 बराबर 1.86 मल्टीप्लाई x बाई 46 है। तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या कर देंगे, इसको इधर ला लेंगे, तो -2 इंटू 46। ठीक है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस को साइड कीजिए। माइनस तो केवल हमको ये बता रहा है कि उसका अंतर कितना हो रहा है, हिमांक में कितनी कमी आ रही है ना, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर से माइनस को हटा दीजिए। तो 2 इंटू 46 बराबर क्या हो जाएगा 1.86 इंटू एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 46 डिवाइडेड बाई 1.86। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कितना आ जाएगा आंसर इसका लगभग, तो इसका आ जाएगा 49.46 ग्राम, 49.46 ग्राम। ये आप कैलकुलेशन कर लेना कैलकुलेटर से भी और ऐसे भी, तो कितना आ जाएगा 49.46 ग्राम के लगभग आ जाएगा। तो ये हमारा रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो एथिलीन ग्लाइकॉल के 50 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर कुछ बातें हैं बता देता हूँ मैं। 1 लीटर में जो होता है 1000 ml होता है, और 1 ml का जो मान होता है ये किसके बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप 1 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हो, है ना। चलो, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब को 50 ग्राम जल में, 50 ग्राम जल में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, या कह सकते हैं घोला जाता है, मिलाया जाता है। मिश्रण का हिमांक जो है हमको दिया गया है कितना -34, यानी कि विलयन का जो हिमांक है, मिश्रण का जो हिमांक है यानी कि मिलाया गया विलयन का जो हिमांक है ये -34 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, -34 डिग्री सेल्सियस है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, एवं इसके लिए जो KF का जो मान है, एवं जल के लिए जो KF का मान है, जल के लिए KF का मान दिया गया है अपना, ये हो गया 1.86 केल्विन पर केजी मोल, केल्विन पर केजी मोल हो, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान ज्ञात करें। सर्वप्रथम तो एथिलीन ग्लाइकॉल किसको कहते हैं ये भी देख लीजिए। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का जो फार्मूला होता है ये लगभग ऐसा होता है, लगभग नहीं यही होता है, CH2 और नीचे में OH। ठीक है, तो ये होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है,
और इसका जो एटॉमिक वेट है यानी कि परमाणु भार है ये होता है 62। चाहो तो कैलकुलेट कर लेना। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या पूछा जा रहा है, हमको मास पूछा जा रहा है किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो हम एक ही फार्मूला जानते हैं कि डेल टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम। डेल टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम। डेल टी एफ का मान अपने को 34 दे दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 34। ठीक है, क्या लिखेंगे 34। ठीक, और के एफ का जो मान है ये अपने को दिया गया है 1.86, और एम का जो मान है, एम बराबर हमने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किसमें, केजी में। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसका, विलायक का, सॉरी विलेय का। तो विलेय का जो भार दिया गया है ये हमको नहीं दिया गया है, तो एक्स मान लेते हैं उसको, और इसका जो एटॉमिक वेट है उसको हम किसमें लिख देते हैं, नीचे में। और हमारे पास जो विलायक का जो दिया गया है द्रव्यमान ये कितना दिया गया है, 50 ग्राम, लेकिन हमको उसमें किसमें चाहिए, किलोग्राम में। तो नीचे हम क्या लिख देंगे, 1000। क्या लिख देंगे, 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1.86 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, x बाई 62 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ से हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। तो इन सभी को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, इधर 1.86 मल्टीप्लाई 20, ठीक, डिवाइडेड बाई 62 इंटू एक्स, और इधर क्या है अपने पास 34। ठीक है, क्या है अपने पास 34। चाहो तो इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 पंचे 20, या फिर 2 5 2 दहम 20, 2 सत्रम 34। ठीक है, यहाँ भी हो गया सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, तो x बराबर ये हो जाएगा 62 मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाई 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18.6। क्या हो जाएगा, 18.6। ठीक, 18.6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 31 दूनी 62, 31 छक्का छक्का, हाँ 31 छक्के में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, तो ये हो जाएगा अपने पास 56.67 के लगभग मान आ जाएगा इसका, 56.67 ग्राम, ये सब आ जाएगा इसका मान। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, यानी कि विलेय का द्रव्यमान का सूत्र आया, और सॉरी विलेय का द्रव्यमान का मान आया, कितना आया 56.67 ग्राम। ठीक, इसको सॉल्व किए तो अब हमारे पास ये मान आ गया x का, लेकिन हमको क्या पूछा गया, एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान पूछा गया है ना। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का हमने द्रव्यमान निकाल लिया है। ठीक है, यदि हमको इसका घनत्व, सॉरी द्रव्यमान निकालने को पूछ लिया, यदि हमको इसको साथ में बोलता कि घनत्व भी ज्ञात कीजिए, एवं इसमें लिख दिया होता कि घनत्व भी ज्ञात कीजिए, घनत्व भी ज्ञात करें, तो घनत्व ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो रो इज इक्वल टू होता है क्या, m डिवाइडेड बाई v, और v क्या होता है, आयतन होता है। आयतन किसी में भी लिख सकते हो यहाँ रो के लिए। तो रो बराबर क्या हुआ, m बाई v। तो रो का मान हमारे पास कितना है नहीं पता, इसी का मान निकालना है। m का मान कितना है 56.67, और इसका मान अपने को क्या दिया गया 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 50 ml। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50, और रो का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 1.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को आप लिख सकते हो 1.13 ग्राम पर ml। ठीक है, ये रो का वैल्यू आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये किसका वैल्यू आया, ये आ गया हमारे m का। तो ये हो गया हमारा आंसर, और वो भी हमारा है आंसर। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, किसके, हिमांक में नमन के। और आशा करता हूँ कि आपको सब क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक जितना भी हमने समझाया। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बारे में, परासरण दाब के बारे में, कि परासरण दाब के बारे में हम जानेंगे कि परासरण दाब होता क्या है, इसके विषय में समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।